नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाथवे अचीवर्स में। मैं मयंक प्रताप सिंह आज आपके बीच राज्य व्यवस्था और पॉलिटी का टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि जो है मैं पॉलिटी लूंगा। पॉलिटी की क्लासेस के क्रम में पहला जो टॉपिक हमने चूज किया है वो चूज किया है भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। एक्चुअली किसी भी, अगर मैं राज्य व्यवस्था की बात करता हूं, एक ऐसी व्यवस्था जो किसी सरकार को चलाती है और हम और आप जितने भी लोग हैं वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं। और सरकारी नौकरी जो है किस व्यवस्था के अनुसार चलती है, वो व्यवस्था जो है एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलती है। इस संवैधानिक व्यवस्था में अगर हम बात करें तो हमारी जो पवित्र बुक किताब है उसे हम संविधान के रूप में वर्णित करते हैं। और ये संविधान जो है किन बेसिक फाउंडेशंस पे बना हुआ है, इसको देखने के लिए हम जो है उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज। हिस्ट्री, अगर हम संविधान की हिस्ट्री की बात करते हैं तो संविधान की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनती है जिसे ब्रिटेन की सरकार के द्वारा बनाया जाता है। उस कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई जाती है जो 1600 में अपना व्यापार स्टार्ट करने के लिए इंडिया के लिए प्रस्थान करती है, जो कि 1608 में इंडिया पहुंचती है। और 1608 में इंडिया पहुंचने के पश्चात 1613 में इसे सूरत में एक फैक्ट्री डेवलप करने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे 1600 से लेकर 1700 तक ये अपने व्यापार को धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थापित करती है। और इस स्थापना के क्रम में ये कई सारे भारतीय शासकों के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश भी करती है। इसके क्रम में मुगल साम्राज्य में जहांगीर से लेकर आपका जहांगीर हो गए, औरंगजेब हो गए, उसके बाद भी उसके जो जितने भी सक्सेसर होते हैं, अगर हम बात करें लेटर मुगल पीरियड की, लेटर मुगल पीरियड यानी आपका 1707 के बाद से इसने अपने क्रम को, अपने प्रभाव को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और अगर इस क्रम में देखते हैं कि 1707 में जब इसने अपने क्रम को और अपने प्रभाव को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो हम ये देखते हैं कि 1707 में बहादुर शाह नाम का एक रूलर पिक्चर में आता है। ये बहादुर शाह के बाद जो है जहांगीर शाह और उसके बाद एक रूलर होते हैं फर्रुख सियार जो होते हैं उत्तर मुगल काल के तीसरे शासक होते हैं। इन फर्रुख सियार की 1717 में जॉन्डिस और डिसेंट्री की वजह से तबीयत खराब हो जाती है, जिसका इलाज जो है उस समय के कंपनी के सर्जन सर विलियम हैमिल्टन के द्वारा किया जाता है। इस बीमारी के इलाज के क्रम में रिवॉर्ड के रूप में आपका फर्रुख सियार के द्वारा एक फरमान दिया जाता है ब्रिटिशर्स को ट्रेड के लिए। और जो ये फरमान होता है ये 3000 रुपए की एनुअल फीस पे, 3000 रुपए की एनुअल फीस पे ये फरमान इनको इशू किया जाता है और इनको अलाउ किया जाता है, अलाउ टू ट्रेड इन बंगाल। और कैसा? ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए इनको छूट दी जाती है। इस क्रम में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए था उस तरह से ना इंटरप्रेट करके, इसको मिस इंटरप्रेट करके, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित ना रख के पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य, जहां जहां पे मुगल शासक का क्षेत्र था, उन सारे जगहों पे इन्होंने क्या किया, अपना ड्यूटी फ्री ट्रेड स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल मेंबर्स भी होते थे, या इंडिविजुअल मेंबर जो होते थे कंपनी के और ऑफिशियल्स, उन्होंने प्राइवेट ट्रेड भी इसी फरमान को यूज करके
स्टार्ट कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक रैम्पेंट करप्शन या भ्रष्टाचार कंपनी में बहुत जगह पे व्याप्त हो गया, जिससे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कम हुआ। और प्रॉफिट कम होने की वजह से क्या हुआ, कंपनी घाटे में जाने लगी। और इस क्रम में कंपनी ने कुछ मिलिट्री एक्सपीडिशंस भी स्टार्ट कर दिए थे। अगर हम देखते हैं मिलिट्री एक्सपीडिशंस, यानी जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस के रूप में अगर हम देखते हैं, तो कंपनी ने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, और उसके बाद 1765 में 1764 में बक्सर का युद्ध, जहां पे प्लासी की युद्ध में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भाग मिल गया। वहीं पे अगर मैं बक्सर की युद्ध की बात कर रहा हूं, तो बक्सर की युद्ध में उसे नॉर्थ इंडिया में अवध और दिल्ली का क्षेत्र प्राप्त हो गया। यानी अब जो कंपनी का एक स्थान था, वो ट्रेडिंग कंपनी ना होके एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जगह पे वो जा रही थी। अब इस क्रम में अगर हम देखते हैं, तो कंपनी ने अब लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट कर दिया था। लैंड एक्विजिशन अगर आपका कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है, तो उसके खर्चे भी उसको मैनेज करने होते हैं। इस क्रम में 1765 के बाद में इन्होंने अपनी एक दैव शासन व्यवस्था को परिमार्जित किया। अगर मैं बात करता हूं द्वैत शासन व्यवस्था की, तो 1765 में से इन्होंने दो तरह के राइट्स, एक फौजदारी और दीवानी, दो तरह के अधिकारियों को जो है स्थापित किया। फौजदारी वहां के शासक के अधीन रहती थी। फौजदारी का मतलब ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होता था। जबकि दीवानी राइट क्या होता है, टैक्स कलेक्शन पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के हाथ में था। ये दैव शासन व्यवस्था जो है 1772 तक 1765 से चलती रहती है। और उसके बाद क्या आता है, कंपनी, क्योंकि कंपनी के बारे में जैसा कि आपको पता है, कंपनी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी के रूप में जानी जाती थी। इसके बाद जो है कंपनी ने अपने एक्सपेंशन नीति को बढ़ाया, और अब जो है कंपनी ने अब जो है ब्रिटिश शासित प्रदेशों को भी हथियाना शुरू कर दिया। इस क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आप कंपनी को जो है कहीं ना कहीं लॉस होना स्टार्ट हो गया था। अगर हम देखते हैं, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल उस समय थे लॉर्ड क्लाइव, जब आपका 1765 में बक्सर की युद्ध के बाद जब ब्रिटेन लौटते हैं, तो वो $40 बिलियन की राशि के साथ जो है वापस लौटते हैं, जो कि ये शो कर रहा था कि कंपनी पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, और कंपनी को घाटा भी हो रहा था। इस घाटे के क्रम में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अप्रोच करती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट से कहती है कि हमें बेल आउट पैकेज चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, कंपनी को अपने डे टू डे अफेयर मीट करने के लिए भी पैसा कम पड़ रहा था। इसके लिए कंपनी अब अप्रोच करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग ये देख ही रहे थे कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज थे वो पूरी तरीके से आपका करप्शन में लिप्त थे। क्योंकि जब वो यहां पे आपका इंडिया आते थे तो बहुत ही गरीब थे, लेकिन जब वो वापस जाते थे, तो ये देखा जाता था उनकी जो इनकम है वो 10 से 100 गुना तक बढ़ गई हुई होती थी। उसका मुख्य कारण यही था क्योंकि कंपनी ने पूरी तरीके से करप्शन फैला के रखा था। प्राइवेट गिफ्ट्स का लेना और प्राइवेट ट्रेड करना,
और कंपनी को उस जो मुनाफा वो कमाते थे वो कंपनी के एक्सचेकर में ना इन्वॉल्व करना, ये सारी चीजें जो है कंपनी को कहीं ना कहीं डुबोने की रास्ते पे ले जा रहे थे। और इसी के क्रम में जो है कंपनी अप्रोच करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको 1 मिलियन पाउंड के साथ जो है सपोर्ट करने के वादे के साथ वो एक अपना खुद का नियम लेके आती है, जिसे हम लोग आगे रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में जानते हैं। ये 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट या विनियम अधिनियम लाया गया। इस क्रम में जो है पहली बात तो जो गवर्नर ऑफ जनरल का पद था, गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पद था, बंगाल का पद जो है वो अब खत्म हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, जिसे हम लोग आगे जीजीबी के रूप में जानेंगे। और यहां पे क्या किया, और भी अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में एक यहां पे एक प्रेसिडेंसी होती थी आपका बॉम्बे की, एक प्रेसिडेंसी बॉम्बे की होती थी और एक प्रेसिडेंसी होती थी मद्रास की। मद्रास की। अब क्योंकि इनके लिए भी इंडिविजुअल गवर्नर्स हुआ करते थे, यहां पर आपका बंगाल था, तो जो इनके इंडिविजुअल गवर्नर्स हुआ करते थे, इनके पद को समाप्त करके सीधे सीधे एक हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी गई, जिसे हम लोग बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसे हम लोग जीजीबी के रूप में रेफरेंस करते थे, इसमें 1 यानी ये खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते थे, जिसे हम लोग बोलते थे गवर्नर, जिसे हम लोग गवर्नर जनरल काउंसिल के नाम से भी बुलाए जाते थे, गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल के नाम से हम इसे बुलाते थे। ये जो है एक तरीके से पार्लियामेंट का के रूप में काम करती थी। जो ये 4 मेंबर्स होते थे, ये मंत्री के रूप में कार्य करते थे, जो डिफेंस, शिक्षा और अलग अलग चीजों पे अपना ध्यान रखते थे। अगर हम बात करते हैं तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो थे वैरन हेस्टिंग। इसके क्रम में यह भी देखा गया था कि जो ट्रेडिंग्स होती थी, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग प्रेसिडेंसीज होती थी, तो उन अलग अलग प्रेसिडेंसीज में जो है ट्रेडिंग के बीच में डिस्प्यूट भी हुआ करते थे। इन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए जो है आपका लाया गया था एक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, जो कलकत्ता में था, और इसको 1774 में स्थापित किया गया था। जो 1774 में स्थापित किया गया था, इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा एम्पे थे, सर एलिजा एम्पे, और साथ में 3 और भी जज हुआ करते थे इनके सपोर्ट के लिए। इसके साथ साथ जो है, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन पे आ गई थी। इसके साथ साथ कंपनी के सेवकों, जैसा कि अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि कंपनी के जितने भी सेवक थे उनको निजी व्यापार और मूल निवासियों से उपहार और रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके साथ साथ कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत हो गया था। ऑब्वियसली मजबूत होना था, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरी की पूरी ताकत आ गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में ताकत आ गई थी। उन्होंने बताया था कि आपको रेगुलेट कैसे करना है। रेगुलेट मतलब क्या होता है कि आपको एक नियम के अनुसार काम करना है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखते हैं तो हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज बहुत, जैसे हैं बैंकिंग क्षेत्र में बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर हम कंपनी के लिए अगर हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो बनती है, जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं, शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं, उनके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसे हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, जितने भी आपके टेलीकॉम सेक्टर है उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी, जिसे हम लोग ट्राई बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी प्रकार से जो है यहां पे एक रेगुलेटरी सिस्टम की शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण चीज बनाई गई थी वो बनाया गया था निदेशक मंडल। अगर हम बात करते हैं किसी कंपनी की,
अगर हम बात करते हैं किसी कंपनी में, तो कंपनी में देखते हैं कि कंपनी के अंदर होते हैं इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर के साथ साथ जो होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स होते हैं, बिना इन्वेस्टर से बड़ी कंपनी बनती नहीं है, और उन इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर डे टू डे अफेयर में आपका कंपनी के इन्वॉल्व भी नहीं हो पाएंगे, उनके पास पैसा होता है, वो आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उस पैसे को किस तरह से रेगुलेट करना है, कहां लगाना है, कैसे लगाना है, ये काम होता है कंपनी के डायरेक्टर का। ठीक है, जो डायरेक्टर 1 से 2 या 3 होते हैं हर कंपनी में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 जो है 2 से या 2 से अधिक डायरेक्टर किसी कंपनी में होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्रम में जो है यहां पर एक निदेशक मंडल, या हम उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी, जो है कंपनी के शासी निकाय। शासी निकाय का मतलब आपका ये एक तरह से गवर्न कर रहा था। ठीक है, कंपनी के सारे निकाय कैसे, राजस्व की, नागरिक की और सैन्य, यानी आपका रेवेन्यू मैटर्स, सिविल मैटर्स, और इसके साथ साथ जो है मिलिट्री, ये तीनों इन्हीं के हाथ में था। किसके हाथ में था? सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं, तो अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसके बाद बीच में एक दिक्कत शुरू होती है कि सुप्रीम कोर्ट तो बन चुकी होती है, बंगाल में जो है पूरी तरीके से रेगुलेटिंग व्यवस्था के अनुसार जो है काम भी शुरू हो चुका होता है, लेकिन दिक्कतें यहां पे आती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी नाक हर जगह अड़ा रही होती है। अब ये देखकर जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल वो भी गुस्सा आता है, और साथ साथ जो और भी लोग थे जो कंपनी में व्यापार कर रहे थे अलग अलग जगह पे, उनको भी इन मैटर्स से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक और एक्ट बीच में लाना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोलते हैं आपका, अगर हम बोले तो उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 में, 1784 से पहले आता है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकार थे, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार थे रेवेन्यू मैटर पे यानी राजस्व के जितने भी अधिकार थे वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों को देखोगे, सिर्फ नागरिक मामलों को देखोगे, और कहां के, सिर्फ कलकत्ता के नागरिक मामलों को देखोगे। ठीक है, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जिसे हम लोग 1+4 बोल रहे थे, 1+4 यानी एक गवर्नर जनरल और 4 जो उसको सपोर्ट करने वाले एग्जीक्यूटिव, यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, GGIC जिसे हम लोग बोलते हैं, वो जो है आपका स्थानीय जितने भी मामले थे, स्थानीय मामलों पे खुद नियम बनाएगा और फैसले करेगा, नियम बनाएगा और फैसले करेगा, और फैसले करेगा। ठीक है, इस क्रम में ये हो गया। इसके साथ साथ एक चीज जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि जो ये कानून, जो नियम बन रहे थे, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यानी क्या है, सुप्रीम कोर्ट बन तो गया था, लेकिन उसका काम सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स का देखना ही रह गया था। सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसको उसी समय छीड़ कर दिया गया था। आपका 1774 में जब वो बनी, और उसके सिर्फ और सिर्फ 6 साल या 7 साल बाद जो है उसकी शक्तियों को पूरी तरह से छीड़ कर दिया गया। उसके 3 साल बाद आता है एक यंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आपके सर विलियम पिट्स। एक यंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ब्रिटेन में, और वो एक अधिनियम लाते हैं जिसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसने क्या किया, इसने पहली बात ये बोला कि ऐसा है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि देखो ऐसा है कंपनी, अभी तक तुमने जितना भी हथियाना सब कुछ हथिया लिया,
ठीक है, अभी तक वो तुम्हारे नाम पे था, लेकिन अब जब जो जितनी भी चीज जो तुम्हारे नाम पे थी ना, वो सब अब मेरे नाम पे हो रही है। यानी अब क्या है, अब अगर हम बोले तो 1784 में जो है पिट्स इंडिया अधिनियम से कंपनी के भारतीय क्षेत्रों को पहली बार क्या किया गया, भारत में ब्रिटिश संपत्ति बुलाया गया। यानी जो भी कंपनी की टेरिटरीज थी, कंपनी की टेरिटोरी थी, वो अब क्या हो गई, ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया बुलाई जाने लगी, ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। और साथ साथ एक और जो व्यवस्था लाई गई, अभी तक अब आपने पिछले अगर रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ एक और सेक्शन लाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं BOC, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी लाया गया। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि इससे पहले जो व्यवस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास अधिकार होता था सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू का भी। ठीक है, लेकिन सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू तीनों एक साथ चलने पे आप आपके ही बनाए हुए नियम होंगे और आप ही उसको मैनेज करोगे अपने अकॉर्डिंग, जो कि एक करप्शन को ही दावत दे रहा था। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो अलग अलग व्यवस्था को बनाया, जिसमें क्या है आपका, अगर मैं सीओडी की बात करता हूं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करता हूं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल एंटिटी को देखेगा, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा ये आपका जितना भी मिलिट्री होगा और सिविल मैटर्स को देखेगा, सिविल मैटर्स को देखेगा। ये एंटिटी जो होती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कहां बैठी थी, ब्रिटेन में बैठी थी, और ब्रिटेन से ही इसका कंट्रोल किया जा रहा था। ठीक है, ब्रिटेन से ही ये कंट्रोल की जा रही थी। इसके साथ साथ अगर आपने देखा कि कंपनी की विशिष्ट वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य जो है वो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल के द्वारा होगा, निदेशक मंडल के द्वारा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हो रहा था वो आपका नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जा रहा था, नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। ठीक है, इसके क्रम में अगर आपने दो चीजों को पूरी तरीके से अगर समझा होगा तो यानी दो एंटिटी यहां पे डेवलप हो चुकी थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि एक नई व्यवस्था को लागू किया गया था। अगर इसके आगे के क्रम में देखते तो 1776 में एक और एक्ट आता है, 1776 कह रहा हूं, 1786 में एक और एक्ट लाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अगर आपको तो थोड़ा सा ध्यान होगा, इस समय के गवर्नर जनरल होते हैं कर्नवालिस, कर्नवालिस, और कर्नवालिस जो होते हैं अभी अभी यूएसए से हार के आए हुए होते हैं, क्योंकि आपको पता है 1777 में इनको यूएसए से इंडिया भेज दिया जाता है, क्योंकि 1776 में यूएसए आजाद हो चुका होता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये आजाद हो चुका होता है, उसके बाद ये ब्रिटेन में बैठे हुए होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी बीच में जो है आपका विलियम पिट्स की कॉल आती है कि ऐसा है तुम्हें इंडिया तो जाना है, क्योंकि करप्शन के चार्जेस तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की वजह से आपका पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर लग ही चुके थे, जिनका नाम था वैरन हेस्टिंग। ठीक है, अब इसके बाद जब इनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगने के बाद जब 1785 में इनको वापस भेज दिया जाता है, तो 1786 में बुलाया जाता है कर्नवालिस को। कर्नवालिस आने से पहले पिट से बोलते हैं कि सर ऐसा है, हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो ये एक व्यवस्था चल रही है गवर्नर जनरल इन काउंसिल की, जिसमें 1+4 मेंबर्स होते हैं, ये 4 मेंबर अगर एक तरफ खड़े हो जाते हैं ना, तो वैसे ही मेरे डिसीजन ओवरराइड हो जाएगा। तो मुझे अपने डिसीजंस को, जो मेरे डिसीजंस होंगे उसको ओवरराइड करने के लिए वीटो पावर चाहिए। अब ये वीटो पावर सबसे पहले कब आई, वीटो पावर टू ओवरराइड काउंसिल डिसीजन। ठीक है, ये 1786 के एक्ट से आती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो हमारा आता है 1813 का का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1813 की चार्टर एक्ट में क्या होता है, एक्चुअली एक व्यवस्था जो आ रही थी
एक व्यवस्था जो आ रही थी वो ये थी कि अगर हम पूरी तरह से व्यवस्थाओं को देखते हैं तो एक व्यवस्था जो आ रही थी आपका, एक सेकेंड, कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि क्योंकि करप्शन की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो ट्रस्ट था गवर्नमेंट का और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का था वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो चुका था। वो चाहती थी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार में ना रहे, कुछ अन्य कंपनियां भी व्यापार में आए। इस वजह से जो है 1773 में एक एक्ट आया गया, एक्ट ऑफ 1773 1793 में एक एक्ट लाया गया जिसमें क्या है, कंपनी की जो ट्रेडिंग राइट्स हैं, ट्रेडिंग राइट्स यानी बोले तो मोनोपोली, उसकी मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, एकाधिकार जो कंपनी का था वो अभी 20 साल के लिए तो बढ़ा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इसके राइट्स को कर्टेल करने की बात शुरू हो गई थी और 20 ईयर के लिए 20 साल के लिए जो है इसको बढ़ा दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। लेकिन बाद में ये भी सोचा गया कि अब धीरे धीरे इसके राइट्स को खत्म किया जाए और इस राइट्स में अगर हम देखते हैं तो कंपनी से कहा गया कि ऐसा है, 1800 चार्टर एक्ट, 1813 की चार्टर एक्ट में कंपनी से कहा गया कि आप जो है अब भारत में, आप जो भारत में आपका ट्रेड का, भारत में ट्रेड का जो एकाधिकार था, ठीक है, ट्रेड का एकाधिकार खत्म कर दिया गया पूरी तरह से, इसके भारत में ट्रेड के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। लेकिन चाय का व्यापार और एक और चीज अफीम, चाय और अफीम का व्यापार जो चीन के साथ, उसके एकाधिकार को चालू कर रखा गया। और ये एकाधिकार इसलिए चालू रखा गया क्योंकि ऐसा है, कंपनी ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं थी क्योंकि इतने सालों से वो 150 सालों से शासन अपना व्यापार चला रही थी और अचानक से उसको निकाल दिया जाए। दूसरी बात ये भी था कि चीन, ऐसा नहीं है कि चीन ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसके यहाँ चाय और ओपियम का, अफीम का व्यापार हो पाएगा। एक्चुअली कंपनी ने कहा कि हमें व्यापार करना है और अपने एक्सपेंशन को बढ़ाना है, तो जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी चीन की तरफ अप्रोच करती है तो वहां के जो शासक होते हैं वो कंपनी को मार के भगा देते हैं क्योंकि ऐसा है तुम्हें व्यापार नहीं करना, वो भी अफीम हमारे यहाँ फैलाओगे, ठीक है, ऐसी बात करते हैं। तो उस समय की एंटिटी, अगर आपने सुना होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि क्या देखती थी, आपके मिलिट्री और सिविल मैटर्स को देखती थी, वो ब्रिटिश, सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में होती थी। तो वो क्या होता है, ब्रिटेन की तरफ से चीन पे वॉर किया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि ऐसा है कि तुम अपने यहाँ हमें अलाउ करो, ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ करो कि वो जो है ट्रेड करे। और कैसा ट्रेड करे, वो ट्रेड करें आपका ओपियम और चाय में। इस क्रम में क्या होता है कि बाद में जब 1813 का आपका चार्टर अधिनियम आता है तो ये चार्टर अधिनियम क्या करता है, आपका भारत में जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को खत्म करता है, वहीं एक अपीसमेंट यानी शांति करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को शांत करने के लिए उसको चीन में चाय के व्यापार और अफीम के व्यापार के लिए एकाधिकार भी दे देता है। साथ साथ इसी के साथ साथ जो है चार्टर एक्ट एक नई चीज लेके आता है, क्योंकि अगर हम इसके बैकग्राउंड में देखते हैं तो 1806 में भारत के अंदर भी असंतोष पनप रहा था। अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एक वेल्लोर का विद्रोह हो चुका होता है जो मद्रास के पास में है। उस समय के वहां के जो गवर्नर होते हैं, मद्रास के गवर्नर और मद्रास जो होते हैं वो होते हैं बेंटिक, सर विलियम बेंटिक, सर विलियम बेंटिक उस समय के आपके ये गवर्नर होते हैं। और उसी समय ये विद्रोह होता है। इस विद्रोह में भारतीय असंतोष को पूरी तरह से देखा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट करती है एक शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान करती है कि इंडियंस को टीच किया जाए और इंडियंस को एक ऐसा सेगमेंट और शिक्षा प्रोवाइड की जाए जो कि इंग्लिश में हो, इंग्लिश
में शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए जो है 1 लाख रुपए का अनुदान देती है, और साथ साथ ईसाई मिशनरियों को भी अनुमति देती है कि वो अपने धर्म का प्रचार करें। एक्चुअली ऐसा है, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि जो है हमको लग रहा है कि हमारे राइट्स का हनन हो रहा है, तो वो वहां पे जाके विरोध करती है, लेकिन वहां के उस समय के जो क्राउन होते हैं, जो शासक होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा है कंपनी, तुम्हारे राइट्स को हनन नहीं किया जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि हम आपके ईसाई मिशनरों के द्वारा जो है अब धर्म को भी आगे बढ़ाएं। और जहां धर्म की बात आती है वहां पे हर कोई शांत हो जाता है। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। 20 साल बाद एक और एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के द्वारा जो होता है आपका केंद्रीकरण की दिशा में जो है ये अंतिम कदम होता है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि चार्टर एक्ट के समय, 1833 के चार्टर एक्ट के समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, अब वो हो जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कहने का मतलब अभी तक जो बंगाल के हाथ में पूरा का पूरा शासन था, अब जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी, ब्रिटिश टेरिटरी यानी जितने भी आपके ब्रिटिश शासित राज्य थे, वो पूरे के पूरे किसके हाथ में आ जाते हैं, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाते हैं। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है, सर विलियम बेंटिक। ठीक है, और पिछले अधिनियमों के तहत कानूनों में जो विनिमय था, कहने का तात्पर्य ये हुआ, विनिमय यानी जो रेगुलेशन था के रूप में संदर्भित किया जाता था, जबकि इस अधिनियम के तहत उन्हें अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा। कहने का यह है कि अभी तक जो नियम बनते थे वो रेगुलेशंस होते थे, लेकिन अब जो नियम बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्ट कहलाएंगे। अब वो कानून के रूप में परिभाषित होंगे। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पहले जो है सिर्फ नियम्स के अनुसार चलती थी, लेकिन अब जो है एक्ट के अनुसार जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी। और एक जो महत्वपूर्ण कार्य और भी हुआ था कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कमर्शियल थी, लेकिन अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमर्शियल थी, कमर्शियल एंटिटी को खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अब क्या बना दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, अब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक निकाय के रूप में ही रह गई, जबकि पहले ये क्या थी, एक कमर्शियल बॉडी थी, यानी एक व्यापारिक संस्था के रूप में काम कर रही थी। इसके साथ साथ एक और भी चीज जो लाई गई वो ये लाया गया कि आपका गवर्नर जनरल, आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद आता है आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है आपका गवर्नर जनरल की पर्सन में विधायी सदस्यों और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था। अगर हम देखते हैं तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी एक, गवर्नर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अगर हमने देखा था तो एक था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, GGIC, जीजी इन काउंसिल था, जिसमें होते थे 1+4 मेंबर्स। अब इसके साथ साथ 6 नए मेंबर्स को जोड़ा गया था, जो कि क्या देख रहे थे, लेजिस्लेटिव कार्यों को देख रहे थे, यानी विधायी कार्यों को देखने के लिए ये एग्जीक्यूटिव कार्यों को देखते थे। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी, यानी आपका मंत्री, जैसे कोई शिक्षा मंत्री हो गया, कोई डिफेंस मिनिस्टर हो गया, और कोई अलग अलग मिनिस्ट्री के पदों को वो देख रहे थे। उसके अलावा जो है 1833 के चार्टर एक्ट में 6 नए मेंबर्स को जोड़ा गया, जिसे जो क्या देख रहे थे, विधायी कार्यों को देख रहे थे, विधायी कार्यों को देख रहे थे। इसमें और इन विधायी कार्यों में 4 रीजन्स के विधायी कार्यों के लिए जो है इन 6 मेंबर्स को रखा गया था, जिसमें एक था बंगाल, एक था आपका बॉम्बे,
देन मद्रास और आगरा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब गवर्नर जनरल काउंसिल में ये 1+4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और ये लेजिस्लेटिव मेंबर्स, जब ये जो 11 लोगों की जो टीम होती है, इसे ही हम लोग क्या बोलते थे, पार्लियामेंट। ठीक है, ये एक पार्लियामेंट के रूप में कार्य करती थी और जितने भी नियम अधिनियम बनते थे इसी के अनुसार बन रहे थे। इसके साथ साथ जो और भी चीज जो देखी गई वो ये देखा गया कि जब 1853 का 20 साल बाद जब 1853 का अधिनियम आता है, तो इसमें इनके जो राइट्स थे, यानी अगर हम बोले 1+4+6 में जो ये एग्जीक्यूटिव राइट जो थे, यानी कार्यकारी शक्तियां और जो लेजिस्लेटिव शक्तियां हैं, ये लेजिस्लेटिव शक्तियां, इनको पूरी तरीके से अलग कर दिया गया था। वो किसमें किया गया था, आपका इसमें किया गया था 1853 के अधिनियम में। और परिषद की विधायी शाखा एक छोटी संसद की तरह काम करती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो लेजिस्लेटिव विंग थी ये छोटी संसद के तरीके से काम करती थी। इसके साथ साथ एक और जो चीज हुई थी, वो एक ये हुई थी कि आपको ओपन कंपटीशन की शुरुआत जो है, ओपन कंपटीशन, ठीक है, खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली जो है शुरुआत की गई थी, वो आपका 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू ही की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये जो ओपन कंपटीशन एक काउंसिल के थ्रू किया गया था, जो कि मैकाले समिति की नियुक्ति के बाद 1854 में लागू हुई थी। अब 1853 से जब आगे बढ़ते हैं तो 1857 में हम एक विद्रोह देखते हैं, जिसे हम लोग 1857 की म्यूटनी, 1857 की म्यूटनी या आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हम लोग इसको व्यवहारित करते हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद जो है अपने नियम अधिनियमों में बहुत बड़ा मेकशिफ्ट करती है, और उस मेकशिफ्ट में आपका ये होता है कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पे जो व्यवस्था चली आ रही थी, वो पूरी तरीके से बदल जाती है। और अब अभी तक जो डिस्टेंस से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो डिस्टेंस से आपका शासन कर रही थी, अब वो शासन जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में ना आके ब्रिटिश क्राउन में आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद था, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या फिर आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था, ये सारे के सारे पद खत्म कर दिए जाते हैं और एक नई व्यवस्था लाई जाती है, जिसमें वायसराय होता है, जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, डायरेक्ट कंट्रोल में होता है क्राउन के, सेकंड टू वाइस टू क्राउन। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पद होता है जिसे भारत सचिव के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये जो भारत सचिव होता है, यानी इसे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और स्टेट के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी के क्रम में अगर हम देखते हैं तो जो पहला हमारा गवर्नर, लास्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहला ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहला फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया जो होता है, वायसराय ऑफ इंडिया होता है, वो होता है आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके साथ देखते हैं 1857 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुड गवर्नर एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आपकी व्यवस्था चल रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही लागू की जाती थी। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब 1857 का विद्रोह होता है, बहुत ही ज्यादा मसक्रेड होता है, जिसमें इंग्लिश लोगों को और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं उनको भारतीय
विद्रोहियों द्वारा जो है मारा जाता है। तो उसके क्रम में, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था जो चालू थी वो भारतीयों के दमन के लिए चालू थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब ये समझ में आता है कि हम ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बना सकते जो कि हमारे खुद की विल और अपनी इच्छा के अनुसार हो, हमें इंडियंस को इंक्लूड करना पड़ेगा उनके लिए कानून बनाने वाली व्यवस्था में, और इसके लिए हमें अपने में पूरी तरह से बदलाव करना पड़ेगा। और उस बदलाव का ही ये प्रतिफल था कि 1857 का भारत सरकार अधिनियम लाया जाता है और इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है। अगर हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, आगे देखते हैं तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया जाता है। अब धीरे धीरे देखते हैं तो इस क्रम में हम ये देख रहे हैं कि अब भारतीयों को धीरे धीरे इंक्लूड किया जाने लगा है। इस अधिनियम में देखते हैं भारतीयों को कानून बनाने में की प्रक्रिया में जोड़कर प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की। यानी कहने का मतलब है कि अब जो है, अभी तक जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जिसे हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है, आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल होता था, उसमें 1+4+6 मेंबर्स होते थे। जो 6 होते थे वो लेजिस्लेटिव अफेयर को देखते थे। अब इन्हीं में कुछ और मेंबर्स को, क्योंकि ये तो ऑफिशियल मेजॉरिटी आपकी बना के रखते थे, ये ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते थे। एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्री वाला सारा काम ये लोग करेंगे, जो गवर्नर जनरल और उसके साथ साथ जो उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। लेकिन इसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते थे, वो 6 लोग और भी होते थे, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव फंक्शन को देखते थे। इसके साथ साथ कुछ और लोगों को भी जोड़ा गया, जिसमें आपका अगर याद हो तो सर दिनकर राव को जोड़ा गया, महाराजा और पटियाला को जोड़ा गया, राजा ऑफ बनारस को जोड़ा गया। ये सारे के सारे ब्रिटिश ट्रस्टवर्दी होते थे, लेकिन क्योंकि आप इंडियंस को इंक्लूड करना था तो इन इंडियंस के रूप में इन लोगों को इंक्लूड किया गया। साथ साथ विभागीय व्यवस्था की शुरुआत भी जो है, विभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो है यहीं पे होती, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन विभाग हो गया, अलग अलग विभागीय व्यवस्था की शुरुआत भी इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। बॉम्बे और मद्रास की जो विधायी शक्तियां थी, इससे पहले जो है विधायी शक्तियां पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी बॉम्बे और मद्रास की 1833 के चार्टर एक्ट से, ठीक है, और इसको रिस्टोर कर दिया गया कब, आपका 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। इसके साथ साथ जितने भी मान्यता प्राप्त पोर्टफोलियो थे, जिसे हम लोग विभागीय व्यवस्था बोलते हैं, ये पूरी तरीके से लागू कर दिए गए थे। और वायसराय के अध्यादेश जारी, जो सबसे बड़ी चीज जो यहां पे आई थी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से, वो थी आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ वायसराय, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की जो पूरी ताकत थी वो आपके भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय को दे दी गई थी। अब इसके क्रम में अगर आगे और चलते हैं और देखते हैं तो अगला अधिनियम आता है 1892 में, जिसे हम लोग भारत परिषद अधिनियम के रूप में जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो चीज आती है उसमें देखते हैं कि आधिकारिक बहुमत के साथ साथ केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि हो गई थी। कहने का मतलब अभी तक जो 1+4 जो कि एग्जीक्यूटिव +6++ कुछ और भी मेंबर्स थे जो लेजिस्लेटिव थे, ये जो थे ये नॉन ऑफिशियल होते थे, यानी गैर आधिकारिक, और ये ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। ऑफिशियल मेंबर्स जो होते हैं, क्योंकि इन्हीं
के व्यूज और मदों के अनुसार ही कोई भी डिसीजन लिया जा सकता था, क्योंकि अगर ये नहीं चाहे तो कोई भी नियम पास नहीं हो सकता था। लेकिन जो बढ़ाया जा रहा था, जिसमें भारतीयों का जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जा रहा था, वो बढ़ाया जा रहा था किसमें? आपका नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में। यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होते हैं, गैर आधिकारिक जो है लोगों को बढ़ाया जा रहा था। और इसी क्रम में एक और राइट जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जितनी भी इसमें विधान परिषदों के कार्यों को बढ़ाया और उन्हें बजट पे चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति दी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो है 1+4 प्लस जो 6+ मेंबर्स होते थे, जो ये कार्यपालिका होती थी, कार्यपालिका ये जितने भी बजट्स बनाते थे, क्योंकि 1860 में जो है बजट का प्रोविजन आ चुका था और बजट जो है 1861 से डिस्कस होता था, इन्हीं 1+4 प्लस 6++ मेंबर्स की जो पार्लियामेंट बनी हुई थी, उन्हीं में ये डिस्कस हुआ करता था। अब 1860 से आने के बाद 1861 में डिस्कस होना शुरू हुआ, लेकिन इंडियंस को कभी भी डिस्कशन करने का अधिकार नहीं दिया गया। इस क्रम में जब 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आता है, तो उसमें इनको बजट पे डिसीजन करने का अधिकार दिया जाता है और ये कार्यपालिका के लोगों से क्वेश्चन पूछने की शक्ति भी ग्रहण करते हैं। आगे अगर हम चलते हैं और देखते हैं, तो अगला अधिनियम आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जानते हैं, जिसमें भारत के सचिव होते हैं लॉर्ड मॉर्ले और वायसराय होते हैं लॉर्ड मिंटो। इसमें जो चीज की जाती है वही चीज की जाती है कि केंद्रीय आधिकारिक बहुमत, यानी जो है आपका जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव का मतलब ही कार्यपालिका हो गया, यही 1+4, ठीक है। और प्रांतीय गैर आधिकारिक बहुमत, यानी आपका सेंट्रल और एक लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ये दो व्यवस्थाएं चालू होती है, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। माफ कीजिएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा यहां पे। मैं डाल देता हूं प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जहां पे आपकी मेजॉरिटी होती है नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी होती है। यानी यहां पे जो प्रोविंशियल के रिलेटेड मसले होंगे उसमें ये डिसीजन लेने की पावर रखती थी, जबकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जिसे हम लोग केंद्रीय बोलते थे, जो कि एक ही होती थी, उसमें जो 1+4 मेंबर्स होते थे उन्हीं के पास पावर होती थी कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते थे। इसके साथ साथ जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बढ़ोतरी की गई थी। पहले जो अगर हम 1+4 और +6 की प्लस की बात करते हैं, तो उसमें और मेंबर्स बना दिए गए थे। उस समय तक जब हम बात कर रहे हैं आपका 1909 भारतीय परिषद अधिनियम में, तो 1909 भारतीय परिषद अधिनियम में उस समय जो मेंबर्स थे वो 16 थे, अब 16 से उसकी संख्या 60 कर दी गई थी। लेकिन तब भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जो अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वो इन्हीं के पास में थी। ऑफिशियल मेजॉरिटी इन्हीं के पास होने की वजह से सारे डिसीजन इन्हीं के द्वारा लिए जाते थे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अभी तक जो बजट में सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्वेश्चन पूछने के बाद उसका जवाब मिल जाता था, जवाब के बाद जवाब नहीं पूछा जा सकता था। लेकिन जो पूरक प्रश्नों को पूछने का जो अधिकार था वो इस अधिनियम के द्वारा जो है मिल गया था बजट के प्रस्ताव पेश होने के बाद। इसके साथ साथ जो है वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडियंस को भी हुआ। मतलब ये है कि अभी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 1+4 मेंबर्स होते थे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में,
ठीक है, 1+4 मेंबर्स होते थे, उसमें एक और मेंबर जो गवर्नर के पास बैठने का अधिकार जिसे प्राप्त हुआ, पहला मेंबर जिसे गवर्नर के पास बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ, वो एसपी सिन्हा जी थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले मेंबर्स थे, जिन्हें 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने का मौका मिला। अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत जो है, मुस्लिमों को केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा चुना जाएगा की व्यवस्था भी सबसे पहली बार इसी में शुरू की गई थी। यानी आपका अगर मैं बोल दूं तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो की गई वो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही की गई, और लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का पितामह भी कहा जाता है। अगर हम ये बात करते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पितामह किसे कहा जाता है, तो वो हमारे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, एक और एक्ट आता है जो और भी बदलाव लाता है, भारतीयों के इंक्लूजन को और भी मजबूत करता है उनके लिए कानून बनाने वाली व्यवस्था में, कानून बनाने की व्यवस्था में। और उसमें जो रोल प्ले करता है वो है मार्टिंगू चेंज फॉर रिफॉर्म, या उसे बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें जो सचिव होते हैं वो मार्टिंगू होते हैं और वायसराय जो होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड होते हैं। इसमें एक जो चीज की जाती है उसमें ये होता है कि यहां पर दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक सेंट्रल और दूसरी प्रोविंशियल, यानी एक केंद्रीय और दूसरी जो है प्रांतीय। केंद्रीय पे पूरी तरह से ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, यानी ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ये अपना कानून खुद बना सकती है और अपने तरीके से व्यवस्था चला सकती है, इस पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन प्रोविंशियल पे क्या होता है, प्रोविंशियल लेवल पे क्या होता है, यहां पे डायरकी होती है, डायरकी, या इसको बोलते हैं द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था, जिसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है हस्तांतरित विषय और दूसरा होता है आरक्षित विषय। यानी एक जो होगा वो होगा ट्रांसफर सब्जेक्ट, जिसपे अधिकार होगा किसका, प्रोविंशियल का होगा कि वो कानून बनाएगी और उसी के वो अपने आप से कानून बनाएगी, और उस पर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल, गवर्नर का कोई भी रोल नहीं होगा, उसके मंत्रियों के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा जो गवर्नर उसको इंप्लीमेंट कर देगा। जबकि जो रिजर्व लिस्ट होती थी, रिजर्व जैसे लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ठीक है, इस तरह के अल्कोहल, ठीक है, इस तरह के मसलों पे जो है ये रिजर्व लिस्ट होती थी, यानी आपका आरक्षित विषय होता था, जिसमें राज्यपाल यानी गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद यानी उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही प्रशासन करती थी और उसके द्वारा ही नियम होते थे। यानी क्या कहने का मतलब है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा होता था कि वहां पर कुछ ऑर्डर ऊपर से गवर्नर के द्वारा आते थे और वही जो है जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे उसमें कानून वही बना सकते थे, जबकि कुछ विषयों पे जैसे रोड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, इस पे जो रूल बनाने का अधिकार था वहां की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का था। ठीक है, इसके साथ साथ जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि देखो दो व्यवस्थाएं हो गई ना, एक हो गई ट्रांसफर और दूसरी आपका रिजर्व सब्जेक्ट में। एक जो ट्रांसफर्स को था वहां के जितने भी मेंबर्स होते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो बनाते थे, जबकि रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर के द्वारा बनाया जाता था। इस तरह की व्यवस्था जो है द्वैध शासन व्यवस्था के रूप में जानी जाती थी। इसके साथ साथ द्विसदनी व्यवस्था की बात हो गई, यानी इसको बोलते हैं बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म की व्यवस्था भी लागू की गई, यानी एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा, यानी उच्च सदन और निम्न सदन की व्यवस्था भी आपकी बनाई गई, जो कि कहां पे थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी अपर, उस पे थी।
अब भारतीय विधान परिषद ऊपरी सदन, राज्य परिषद और निचले सदन विधान परिषद में विभाजित हुआ। इसके साथ साथ अभी तक 1909 में जो है सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोटिंग राइट मिले थे, जो कि मुस्लिम्स, एक मुस्लिम को मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही चुना जाएगा। इसके बाद अब जो व्यवस्था चालू हुई उसमें क्या हुआ, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों को एक अलग निर्वाचन मंडल में विस्तार किया गया। इसके साथ साथ कुछ लोगों को मताधिकार भी दिया गया, यानी एक फ्रेंचाइज भी लागू की गई, जिसमें संपत्ति रखने वाले लोगों को, कराधान है, टैक्स देने वाले लोगों को, और शिक्षा में जो बहुत ही आधारभूत चेंज करने वाले लोगों को जो है आपका वोट देने का अधिकार शुरू हुआ। साथ साथ जो मेंबर्स होते थे, अगर हम बात करें कि जो मेंबर्स होते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ये डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज किए जाते थे। अगर बात करते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया जो है सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो इसी व्यवस्था में शुरू हुई थी। कब? 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी व्यवस्थाओं को चालू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, जिसमें लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया गया था, यानी हाई कमिश्नर इन लंदन, कमिश्नर इन लंदन का एक नया कार्यालय जो है बनाया गया था। इसके साथ साथ केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसे हम लोग सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, 1926 में ली कमीशन के द्वारा, ली कमीशन कब ली कमीशन लागू हुआ था? आपका 1923 और 24 में के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, और ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लाया गया। ठीक है, इसके साथ साथ पहली बार प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों को अलग अलग बजट प्रस्तुत किया गया था। ये भी एक व्यवस्था जो सबसे अच्छी लाई गई थी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलग अलग बजट्स लागू किए गए थे। 10 वर्षों के बाद जो है, और एक ऐसी व्यवस्था डेवलप की गई थी कि जो ये हम मॉर्टिंग चेंज फॉर रिफॉर्म लाए हैं या भारत सरकार अधिनियम 1919 लाए हैं, ये कैसा काम करेगी इन फ्यूचर, उसके लिए एक संस्था पहले से ही बनाने का रिकमेंडेशन दे दिया गया था कि 10 साल बाद एक ऐसी संस्था आएगी जो ये चेक करेगी कि ये जो अधिनियम हमने बनाए हैं ये क्या पूर्ण रूप से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। इस चीज को चेक करने के लिए जो है 10 साल में एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो आगे चल के साइमन कमीशन के नाम पे जानी जाती है। 1927 में साइमन कमीशन बनती है, और क्योंकि साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी झगड़े की जड़ बनी थी आगे चल के। साइमन कमीशन अगर हम बात करते हैं तो ये 1919 द्वारा अधिघोषित हुई थी। भारत सरकार 1919 के तहत भारत की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसका काम था। 7 सदस्यीय जो वैधानिक आयोग था ये, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, और यही मुख्य कारण था जो विरोध का था कि आप एक ऐसी व्यवस्था बना के ले आ रहे हो, एक ऐसे कमीशन बना के लेके आ रहे हो जो भारतीयों की स्थिति की जानकारी को अर्जित करेगी, लेकिन भारतीयों को ही उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, जिसके क्रम में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी होती है, क्योंकि जब इसका ये विरोध करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, और अंत में उनकी मौत भी इन्हीं लाठी के वॉर की वजह से हो जाती है। इसके बाद क्योंकि अब ये रिपोर्ट आई थी तो इसने भी कुछ अनुशंसा की। उसने कहा कि ऐसा है, ये जो आपका डायरकी चल रही है, डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी चल रही है, यानी द्वैत शासन जो चल रहा है, द्वैत शासन, इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। ठीक है, उसके साथ साथ सांप्रदायिक मतदाताओं की निरंतरता, मतलब जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम चल रहा था उसको चलते रहने दिया जाए, यानी जो अब झगड़े की जड़ और जो बीज बोए गए थे इसको चलते रहने दिया जाए। इसके साथ साथ एक जिम्मेदार सरकार के रूप में आपको आगे बढ़ना है, और एक ऐसे संघ की स्थापना बनानी है जिसमें एक जिम्मेदार सरकार के रूप में आप आगे बढ़ सकें। समिति की सिफारिश
के तहत ही जो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। इसके क्रम में अगर हम देखें तो जब 1927 में आई साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन, ठीक है, कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है 1929 में देती है और उस जिसे हम लोग व्हाइट पेपर ऑफ रिकमेंडेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे जो है 1930 से लेकर 1932 तक जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी होती हैं, ठीक है। और आरटीसी में जब कोई नतीजा नहीं निकलता है तो रेमजे एक पीएम होते हैं, पीएम ऑफ इंग्लैंड जो होते हैं उस समय, ब्रिटेन जो होते हैं, रेमजे मैकडोनाल्ड जो है 1932 में एक कम्युनल अवार्ड लाते हैं, जिसमें ये हिंदू इलेक्टोरेट को भी पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं और हिंदुओं में भी दलित का एक अलग से समुदाय बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि गांधी जी द्वारा पूना पैक्ट के द्वारा जो है खराब कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जीओआई अधिनियम 1935, अखिल भारतीय संघ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो है एक अखिल भारतीय यानी एक इंडियन फेडरेशन बनाने की का प्रयोजन होता है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम में अखिल भारतीय संघ बनाने की जो शुरुआत होती है, जिसमें इंडियन फेडरेशन में दो लोग रहते हैं, एक तो ब्रिटिश इंडिया और एक जो प्रिंसली स्टेट, ये दोनों मिलकर इंडियन फेडरेशन का निर्माण करते हैं। लेकिन क्योंकि प्रिंसली स्टेट कभी भी इंडियन फेडरेशन में शामिल नहीं हुआ, इसलिए इंडियन फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, ठीक है। यानी एक भारतीय संघ की जो परिकल्पना की गई थी, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट यानी आपका देसी रियासतें रहेंगी, वो कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। तो इस वजह से कभी भी अखिल भारतीय संघ उभर के सामने नहीं आया। इसके साथ साथ जो है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 3 सूचियां बनाई गई थी, जिसमें आपका संघ सूची जिसे फेडरल लिस्ट बोलते हैं, इसके साथ साथ प्रांतीय प्रोविंशियल लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, प्रांतीय की सूची जिसे प्रोविंशियल लिस्ट बोलते हैं, और तीसरी सूची जो आपकी रेसिडुअल लिस्ट होती थी। रेसिडुअल लिस्ट जो होती थी, इस पे कानून बनाने का अधिकार, क्योंकि ऐसे लिस्ट प्रांतीय लिस्ट में जहां पे आपके 59 सब्जेक्ट होते थे, ये 60+ सब्जेक्ट होते थे, और रेसिडुअल लिस्ट में जो नए कानून आते थे वो वायसराय के द्वारा ही बनाए जाते थे, वायसराय के द्वारा बनाए जाते थे। इसके साथ साथ अगर हम आगे देखते हैं कि 3 सूचियां बनाई गई थी, एक संघीय, दूसरी प्रांतीय और तीसरी अवशिष्ट में विभाजित किए गए थे विषय सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाए गए थे। उसके साथ साथ वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां, ऑब्वियसली अवशिष्ट शक्तियां किसके हाथ में थी, रेसिडुअल पावर किसके हाथ में थी, आपके वायसराय के पास में थी। और प्रांतों में अभी तक देखा था, अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि 1919 में जब देखा था तो सेंट्रल पे क्या थी, ऑटोनॉमी थी, ठीक है, और प्रोविंशियल पे क्या थी, प्रोविंशियल पे डायरार्की थी, ठीक है। वहीं पे 1935 के अधिनियम में क्या हुआ, सेंट्रल पे क्या हो गई, डायरार्की हो गई। यानी क्या होगा, आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट अब कहां पे रहेंगे, सेंट्रल लेवल पे रहेंगे, ठीक है। और
प्रोविंशियल लेवल क्या हो गया था, प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी हो गई थी। मतलब अब आपका जो एकाधिकार, एक तरीके से आपका जो अधिकार जो है स्व अधिकार हो गया था, वो प्रांतीय स्तर पे अब आपका हो गया था। जबकि जो स्वाधिकार होता था वो सेंट्रल लेवल पे होता था 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि किस तरह से पावर की शिफ्टिंग हो रही थी। इसके साथ साथ जो है दलित वर्ग, एससी को, महिलाओं को और मजदूरों को भी जो है अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विस्तार किया गया था। यानी अब जो कम्युनल इलेक्टोरेट की बात जो करते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करते हैं 1909 में जहां मुस्लिम्स को मिला था, ठीक है, 1919 में जहां एंग्लो इंडियंस की बात की गई थी, विमेंस की बात की, एंग्लो इंडियंस की बात की गई थी, ठीक है, वहीं पे जो है आपका 1935 में विमेंस, एससी और लेबर्स को भी दिया गया था। इसके साथ साथ जो है मताधिकार को अब 10% तक बढ़ा दिया गया था, जहां पर 1919 में सिर्फ और सिर्फ कुछ साहूकारों को, टैक्स देने वालों को ही दिया गया था। इसके बाद अब जो है 10% लोगों तक इसको विस्तारित कर दिया गया था, जो डायरेक्ट इलेक्शन में वोट कर सकते थे। इसके बाद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आपका यूपीएससी जैसी संस्था की स्थापना की गई थी और एक फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट 1937 में बनाई गई। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में पहले ही आ चुका था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अंतिम एक्ट, जिसे हम लोग भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है, अगर हम बात करते हैं तो 20 फरवरी 1947 को लेबर पार्टी के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एटली के द्वारा उद्घोषित किया जाता है कि 30 जून 1948 को जो है भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, इस बात को सुन के यहां पर भारत में जो है हाय तौबा मच जाती है। अगर उस क्रम में हम देखते हैं कि जिन्ना पूरी तरह से छाती पीट के कहने लगते हैं कि अरे ऐसे कैसे कर देंगे, जब तक हम मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाले एक ऐसी राष्ट्र के निर्माण नहीं कर सकते, तब तक आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से जब ऐसा उद्घोष होता है तो यहाँ पे दंगे भड़क जाते हैं। भारत में कई इलाकों में जो है जिन्ना के द्वारा दंगे भड़का दिए जाते हैं। और उस क्रम में क्या होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है 3 जून 1947 को आपका लॉर्ड माउंटबेटन का। ये क्या करते हैं, ये अपना एक विचार लाते हैं और उस विचार के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा बनाने के लिए बनाने की योजना प्रस्तुत करते हैं और 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को लागू करवाते हैं। ठीक है, वायसराय का पद जो है, अब देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम देखते हैं तो 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र और एक संप्रभु राज्य घोषित किया जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। इसके बाद 2 उपनिवेशों का विभाजन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो है वायसराय का पद, भारत के लिए राज्य सचिव का पद, संविधान सभा को किसी भी संविधान को बनाने और अनुमोदित करने और स्वतंत्रता अधिनियम सहित किसी भी कानून या अधिनियम को रद्द करने का अधिकार दिया। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अभी जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, एसओएस की जो पावर होती थी, ये पूरी तरह से खत्म कर दी गई।
उसके साथ साथ अभी तक जो वायसराय का जो पद होता था वो जो है 14 अगस्त 1947 तक तो वायसराय ही था, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त आया, 15 अगस्त 1947 में जो वायसराय था वो बदलकर हो गया गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, इसके साथ साथ जो ब्रिटेन की सर्वोच्चता थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। इसके साथ भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर का जो संवैधानिक नाम मात्र प्रमुखों के रूप में कार्य करने का रह गया। जैसा कि आपको पता है कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। माउंटबेटन ही थे। ठीक है, जो नाम मात्र रूप में क्या किए? शासन किए, सिर्फ और सिर्फ असिस्ट कर रहे थे। जो उस समय की गवर्नमेंट बनी हुई थी उनको असिस्ट कर रहे थे। इसके साथ साथ जो है भारत के सम्राट की उपाधि छोड़ दी। जो क्राउन रूल था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। ठीक है, आप इंडियंस अपने नियम कानून खुद स्वयं बना रहे थे। गवर्नर जनरल, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन बने, और जो इंडियन गवर्नर जनरल पहले बने वो आपका सर श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, इस तरीके से संवैधानिक इतिहास जो है हमारा हम व्यवस्था में आया पूरी तरीके से, जो पिक्चर में पूरी तरीके से हमें दिखाई देता है अब। और इसी के आधार पर जो है आपका गवर्नर, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें, वो बहुत बड़ी जेनेसिस, ठीक है, एक जड़ के रूप में काम करता है हमारे संविधान को स्ट्रक्चर देने में। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो हम किस तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चंस के रूप में अगर हम देखते हैं तो सेकंड, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार स्थापित पद था, कैसा पद था? अगर देखते हैं तो उसमें वायसराय का पद नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, या सचिव ऑफ स्टेट। ऑब्वियसली अगर आप सोचेंगे तो इसमें क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जीजीबी का पद था, यानी इसमें दूसरा हो जाएगा। भारत में द्वैत नियंत्रण प्रणाली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डुअल कंट्रोल। किसमें क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एक नियंत्रण मंडल था, नियंत्रण बोर्ड था, और एक निदेशक मंडल था। ठीक है, किसमें था? पेट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया गया था? क्या होगा? भारत का वायसराय, या भारत का गवर्नर जनरल, या सचिव ऑफ स्टेट, या संसद का सदस्य? ऑब्वियसली क्या बनाया गया था? भारत का गवर्नर जनरल, यानी आपका जीजीबी क्या हो गया था? अब जीजीआई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत किसका अंत हुआ? ऑब्वियसली किसका अंत हुआ? कंपनी के शासन का अंत हुआ। ठीक है, प्रांतीय शासन का अंत हो नहीं सकता। वायसराय का पद उस समय ही बना था। सुप्रीम कोर्ट आपका 1774 में बन चुकी थी कलकत्ता में। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किस सिद्धांत की शुरुआत माना जाता है? संघीय प्रणाली की, या विकेंद्रीकरण की, या दमनकारी नीति की, या स्वशासन की? ऑब्वियसली किसका? विकेंद्रीकरण की, क्योंकि विभागीय व्यवस्था यहीं पे बनाई गई थी। और अब अपने अपने जो प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, उनको शक्तियां दे दी गई थी कि वो अपने अनुसार जो विभाग बनाए और विभाग के अनुसार जो अपने कार्यों का निष्पादन करें। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मौलिक मिंटो सुधार की क्या विशेषता थी?
प्रांतीय स्वायत्तता, पृथक निर्वाचन मंडल, संघीय संरचना या डोमिनियन स्टेटस। अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शंस क्या होगा, बी से ही होगा, पृथक निर्वाचन मंडल। कौन सा, कम्युनल इलेक्टोरेट जिसे हम लोग बोलते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, 7वें नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की रिपोर्ट के आधार पर आधारित था। तो ऑब्वियसली मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, साइमन रिपोर्ट, बटलर रिपोर्ट या क्रिप्स रिपोर्ट। ऑब्वियसली मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार वो अधिनियमित था। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में आपका है, एक सेकेंड, ठीक है, द्वैध शासन कहां लागू हुआ, कहां, केंद्र में हुआ, प्रांतों में हुआ, जिलों में हुआ, ग्राम पंचायतों में हुआ। अगर हम द्वैध शासन की बात करते हैं तो द्वैध शासन जो है आपका 2 जगह लागू हुआ था, लेकिन सबसे पहले की बात होगी, क्योंकि अगर ये लिखा नहीं है कि कब लागू हुआ, 1919 वाला या 1935 वाला, तो इसमें जो है हम पहला वाले ही देखेंगे और इसमें प्रांतों में। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या प्रदान किया, क्या प्रदान किया हमें, पूर्ण स्वराज, संघीय शासन प्लस प्रांतीय स्वायत्तता, पृथक निर्वाचन या केंद्रीकरण। और सारी चीजें तो हो चुकी थी, जो मेन चीज आई वो क्या आई, हमारी संघीय शासन और प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय ढांचा किन के बीच था। ऑब्वियसली संघीय ढांचा 2 लोगों के बीच में था, एक केंद्र और दूसरा राज्य और देशी रियासतों के बीच में। ठीक है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया। भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन योजना 1946, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1833। ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ये बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 13वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अभी आपको बताया है कि 14 अगस्त तक जो थे वो वायसराय थे माउंटबेटन, और 15 अगस्त को क्या हो गया था, वही क्या हो गए थे, आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे, फर्स्ट फ्री इंडिया के। हाँ, फ्री इंडिया के। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी भारतीय, तो ये कौन होंगे, ये होंगे सी राजागोपालाचारी। ठीक है, किस अधिनियम में भारतीयों को पहली बार प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार दी, प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार दी। ठीक है, तो ये प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार कब मिली, 1935 में मिली, क्योंकि इनको प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी कब मिली थी, इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा। आगे चलते हैं और देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, कौन सा अधिनियम भारत के संविधान का आधार का है। ऑब्वियसली 1973, 1784, 1919 या 1935। अभी मैंने आपको बताया और डिस्कस भी किया कि 1935 का वो अधिनियम था जो भारत के संविधान की जेनेसिस बोला जाता है। कम से कम 200 से ज्यादा आर्टिकल जो है उससे लिए गए हैं। तो इसमें कौन सा होगा, 1935। ठीक है, किस अधिनियम ने पहली बार बजट को परिषद के सामने रखा। ऑब्वियसली बजट तो आ गया था 1860 में, लेकिन सबसे पहली बार रखा गया था 1892 में। तो 1892 के अधिनियम के द्वारा जो है सबसे पहली बार जो है बजट को रखा गया था डिस्कस करने के लिए। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, शब्द पहली बार किस अधिनियम में आया था, तो सबसे पहले ये कब आया था, 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको भी 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं। ठीक है, किस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की भागीदारी बढ़ाई थी। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सदस्यों की भागीदारी बढ़ाई थी 1861 में,
1892 में, 1909 में, 1919 में। तो अगर मैं बात करूं कि केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, इससे पहले क्या होता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर्स जो है आपका, वो 1+4+6 की जो व्यवस्था थी वो चालू हुई थी। लेकिन सबसे पहले जो व्यवस्था ये बढ़ाई गई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो हमारा 16 से स्टार्ट किया गया था, वो किसमें किया गया था, 1909 के अधिनियम में। संविधान सभा सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है, संविधान सभा कैसे किया गया था, जनता द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, ब्रिटेन की संसद द्वारा या गवर्नर द्वारा। देखो गवर्नर द्वारा तो किया नहीं गया था, ब्रिटेन की संसद के द्वारा भी नहीं किया गया था, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से। ऑब्वियसली यहाँ पे जो बात की गई संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, 10 लाख का जो एक वोटिंग क्राइटेरिया था कि 10 लाख जनसंख्या के एरिया के जो लोग थे उनके द्वारा नॉमिनेट होके प्रांतीय विधानसभाओं से लोग जा रहे थे, ठीक है, वहां के मेंबर्स के द्वारा हो गया था। इसके बाद लास्ट में ये सेटअप कुछ 31 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 31 क्वेश्चंस का जो सेट है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। 1-लाइनर्स के आंसर्स होंगे। इन क्वेश्चंस को देख के जो है इसको कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट में मुझे इंतजार रहेगा आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स का। इसी के साथ जो है आज का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हमने पूरी तरह से डिस्कस किया, और हम चाहते हैं कि आप अपनी सीख को कमेंट के द्वारा जो है इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमें देने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार एक बार फिर।